पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारा नल्ला भाई को उसकी क्रश और उसका बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया था और तभी दुनिया की सबसे पॉपुलर लड़की भाई को ले जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की भी किसी की मंगेतर है। अब भाई के पास तो अरिजीत सिन्हा का गाना सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा भाई बर्थडे पार्टी से बाहर निकलता है, बाहर नैनो मिंगफई को इनवाइट करती है कि उसे कार में लेकर हिल के टॉप तक चले और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच कॉलेज में पूरा सिक्योरिटी अलर्ट ऑन हो जाता है क्योंकि 13 इंट्रूडर्स कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो उस कोनन के पीछे हैं जिसे उन्होंने ड्रैगन किंग के पैलेस से रिकवर किया था। सीजर और जिहांग अपने अपने ग्रुप्स के साथ अलग अलग जगहों पर पोजीशन ले लेते हैं ताकि इंट्रूडर्स को पकड़ा जा सके। बाकी के फैकल्टी और स्टूडेंट्स को भी ड्यूटी पर लगाया जाता है। कुछ ही समय में वो 13 में से 7 इंट्रूडर्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपने लीडर की पहचान नहीं बताता। सबका यही कहना है कि उन्होंने कभी अपने लीडर का चेहरा देखा ही नहीं क्योंकि ज्यादातर एलिट स्टूडेंट्स मिशन पर बाहर हैं। प्रिंसिपल और प्रोफेसर मैन ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने पिता नाइट वॉचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्पिरिट लैंग्वेज सील को हटा दे ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सके और कॉलेज को प्रोटेक्ट कर सके। रिक्वेस्ट पास हो जाती है और अब दुश्मन भी अपनी स्पिरिट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंस को छुपाने में सक्षम हो जाते हैं। 4 लोग सीजर की जगह में घुस जाते हैं उनके लीडर के साथ ताकि उसे बिजी रखा जा सके। वहीं एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को जिहांग से निपटने के लिए भेजा जाता है और एक जोकर जैसे कैरेक्टर को सबसे इम्पोर्टेंट मिशन दिया जाता है, कोनन को ढूंढ कर लाना। भाई ये रोल असाइनमेंट्स तो काफी गड़बड़ लग रहे हैं, है ना। अब उनके लीडर की पहचान सामने आती है, उसका नाम है माई और वो उसी आची की बहन है जो पिछले मिशन में मारी गई थी जब वो कोनन को ड्रैगन किंग के पैलेस से लाने गए थे। माई कहती है कि उसकी बहन से इसका कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयर का मिशन पूरा करने के लिए आई है। सीजर अपनी स्पिरिट लैंग्वेज साइथ का इस्तेमाल करता है। ये उसे आसपास की एरिया में हर छोटी से छोटी मूवमेंट डिटेक्ट करने और उस पर रिएक्ट करने की पावर देता है। इस एबिलिटी की मदद से वो उनके नंबर को काफी घटा देता है और आखिर में सिर्फ वो और माई एक दूसरे के सामने रह जाते हैं। माई की एबिलिटी है अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से छुपा लेना और सुपर स्पीड से अटैक करना। उसका स्टाइल एक असैसिन की तरह होता है। ये सीजर की एबिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका क्लैश बराबरी पर खत्म होता है क्योंकि सीजर किसी तरह उसके सभी स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। दूसरी तरफ जिहांग की भी एक बड़ी ही पावरफुल एबिलिटी है ड्रैगन किंग्स फ्लेम्स। ये उसे किसी भी चीज को आग में बदलने और उसे कंट्रोल करने की पावर देता है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि दुश्मन की तरफ से जो ब्लॉन्ड लड़की है उसके पास भी वही रेयर एबिलिटी है। अब तो ये पूरा मुकाबला आग की लपटों का हो गया है। वहीं उस जोकर जैसे बंदे को भी किसी तरह से अंडरग्राउंड चेंबर तक पहुंचने में सफलता मिल जाती है जहां एआई मौजूद है। उसकी मदद से वो उस अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंच जाता है जहां कोनन रखा गया है, लेकिन रास्ते में वो गलती से अपना फोन खो देता है और साथ ही एक ऐसा लॉक डोर खोल देता है जो 1912 से बंद था। तो आखिर में वो कॉमिक रिलीफ वाला बंदा किसी तरह से फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो देखता है कि प्रिंसिपल रिसर्चर्स को कोनन दिखा रहा है और सभी ये नोटिस करते हैं कि उस कोनन में क्रैक आ गया है। जब वो सीटी स्कैन रिपोर्ट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रैक किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि हैचेट प्रोसेस की वजह से बना था। साइंटिस्ट कोनन को काट कर देखना चाहते हैं कि अंदर कुछ जिंदा है या नहीं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें धमकाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि गलती से कॉलेज में कोई ड्रैगन रिलीज हो जाए। जैसे ही प्रिंसिपल साइंटिस्ट को बाहर भेजता है वो जोकर टाइप बंदा चोरी छुपे अंदर घुस जाता है। वो कोनन की फोटोज खींचता है और फिर 5,000,000 की इनाम के लालच में कोनन को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन कोनन के पास जाने से उसे इतने खतरनाक इल्यूजन्स दिखने लगते हैं कि उसकी तो हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो खाली हाथ ही वापस लौट जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। उसके जाने के बाद एक शैडो जैसा आदमी वहाँ आता है। वो खुद से कोनन की सील तोड़ता है और उसे अपने खून से खिलाता है ताकि ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटाइन को रिलीज किया जा सके। वापस कॉलेज में सीजर और माई की लड़ाई एक बड़े ब्लास्ट के बाद खत्म होती है। वो दोनों इतनी दूर धकेल दिए जाते हैं कि उस एरिया की बिजली तक चली जाती है। जब वो लोग ये देखने जाते हैं कि आखिर ब्लास्ट की वजह क्या थी तो वहाँ जलते हुए पैरों के निशान देखते हैं। ये जिहांग और उस ब्लॉन्ड लड़की की फाइट का नतीजा हो सकता है। अब जबकि सब कॉलेज में होहल्ला मचा हुआ है, हमारा लड़का मिंगफई अपनी हॉट फ्रेंड नैनो के साथ हिल के टॉप पर मजे ले रहा है। रास्ते में उसे मिंग्स की एक विजन आती है जो उसे कहता है कि अगर वो चाहता है तो वो उसकी मदद कर सकता है नैनो का दिल जीतने में, और फिर उसे याद दिलाता है कि उसे बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए जैसा कि उसने पहले ही उसे बताया था। मिंगफई फूल देने का प्लान बनाता है और मिंग्स कहता है कि वो इसे स्पेशल बनाएगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों हिल के टॉप पर बैठते हैं। नैनो मिंगफई से कहती है कि वो उसे स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन कर ले ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके जैसे उसका छोटा भाई हो। मिंगफई उससे सीजर के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उनका रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल मैरिज के लिए है और असल में वो अपनी खुद की इंसान है। मिंगफई उसे ये भी बताता है कि उसे एकी और बाकी के लड़कों की मौत के बारे में पता है और वो सब नैनो के काफी करीब थे। नैनो कहती है कि सिर्फ वो लोग ही नहीं, उसका मेंटर मास भी मारा गया था, लेकिन उसने स्टूडेंट्स को ये बात इसलिए नहीं बताई ताकि उनकी मोरालिटी पर असर न पड़े। वो ये भी कहती है कि हर कोई एक दिन मरेगा, लेकिन वो यहाँ कभी कभी इसलिए आती है ताकि वो स्टार्स देख सके, पर आज तो बादल है। मिंगफई उसकी बातों से दुखी हो जाता है और फिर वही कीवर्ड इस्तेमाल करता है जो मिंग्स ने उसे बताया था। अचानक कार की लाइट्स ऑन हो जाती है, म्यूजिक प्ले होने लगता है और आसमान में फायरवर्क्स फूटने लगते हैं और ये फायरवर्क्स फ्लावर्स की तरह बनते हैं और बादलों
बादलों के बीच में एक मैसेज दिखाई देता है, हैप्पी बर्थडे नैनो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ उसे कहा करती थी। ये सब देखकर नैनो इमोशन हो जाती है और रोने लगती है। मिंगफे को समझ आता है कि नैनो को अपनी मरी हुई माँ की याद आ रही है और शायद इसी वजह से जब वो पहली बार मिले थे तो नैनो ने उसे कम्फर्ट किया था, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था। मिंगफे उसे देखता है और कहता है कि अब से वो उसका छोटा भाई है और वो स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन करेगा। जब नैनो और मिंगफे वापस कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं तभी नैनो को आखिरकार कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और उसे सीजर का मैसेज मिलता है कि कॉलेज पर अटैक हो चुका है। मिंगफे तो ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन नैनो उसे कूल रहने को कहती है। वो कहती है कि कॉलेज के लोग इतने कमजोर नहीं हैं और जब तक वो वापस पहुंचेंगे लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। उधर जिहांग और वो ब्लॉन्ड लड़की अपनी फायर पावर से लड़ाई कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि लड़की का पलड़ा भारी है, लेकिन वो असल में उसे मारना नहीं चाहती। उसका असली मकसद तो सिर्फ उसे उलझा कर रखना है। वहीं दूसरी तरफ वो कॉमिक रिलीफ वाला बंदा बाइक पर कॉलेज से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से मिंगफे की कार उसे टक्कर मार देती है। फिर वो उसे होस्टेज बना लेता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और क्या पता चलता है कि वो बंदा असल में मिंगफे का लीग ऑफ लेजेंड्स वाला दोस्त टाइलर है। असली नाम टैंग है। सबको लगता था कि वो टाइलर 1 है, लेकिन असल में वो निकला टाइलर वैन। अब दोनों पहचान जाते हैं और आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन तभी वो मिंगफे से मदद मांगता है और मिंगफे उसे खुद को होस्टेज बनाने की इजाजत दे देता है। इतने में अचानक पीछे से कोई चीज जमीन पर गिरती है और माहौल में भयंकर गर्मी सी फैल जाती है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक लड़का जो पूरी तरह आग में लिपटा हुआ है, बिल्कुल वॉकिंग डेड के ज़ॉम्बी की तरह चलता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है और वो अपने भाई को पुकार रहा है। वो सब डर के मारे भाग खड़े होते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियां उस तक पहुंचने से पहले ही पिघल जाती है। प्रोफेसर्स समझ जाते हैं कि वो लड़का असल में ड्रैगन किंग है जो कूनन से निकला है। वो आग और कांसे का ड्रैगन किंग है जो अपने आसपास की आग और कांसे को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए गोलियां उस पर बेअसर है। लड़का चलता जाता है अपने भाई को ढूंढता हुआ और मिंगफे और बाकी लोग एक पिलर के पीछे छिप जाते हैं और आखिर में सीजर, मैं और फिंगर से मिल जाते हैं। सबको ये शक होता है कि वो लड़का असल में मिंगफे को ढूंढ रहा है। अब वो लोग एक पूल के अंदर छिप जाते हैं ताकि आग वाला लड़का उन तक ना पहुंच सके, जबकि सीजर और माई बाहर रहते हैं ताकि वो लड़के की कमजोरी का पता लगा सके। इसी बीच माई के कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है। वो बताती है कि वो लड़का असल में ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन है और अभी वो एक अनस्टेबल स्टेट में है। अगर उसका शरीर पूरी तरह से विघटित हो गया तो जो विस्फोट होगा वो इतना खतरनाक होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बम्स उसके सामने पटाखे जैसे लगेंगे। अब यहाँ पे एक नया प्लान बनता है। माई का कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि कॉलेज में जो प्रैक्टिस के लिए नकली गोलियां इस्तेमाल होती है उनमें कोई मेटल नहीं होता, तो अगर उससे उस लड़के को बार बार मारा जाए तो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन शायद बेहोश कर पाना मुमकिन हो। सब इस प्लान को अपनाते हैं और रबर बुलेट से उस लड़के को शूट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिंगफे और बाकी लोग पूल के अंदर छिपे रहते हैं डर के मारे। पूल के अंदर मिंगफे को लगता है कि वो लड़का उनके पास आ रहा है, इसलिए वो बाकी दोनों को बोलता है कि अपनी सांस रोक लो और पानी के अंदर छुप जाओ। मिंगफे अपनी सांस जितना हो सके रोकता है, लेकिन फिर वो ऊपर आता है और खुद को किसी और दुनिया में पाता है। मिंगफे को थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है जहाँ वो मिंग से मिलने वाला है, तो वो उसे आवाज देने लगता है। वो पूल से बाहर निकलता है और एक घाटी में चलता हुआ एक छोटे लड़के को देखता है। वो उससे पूछता है कि ये जगह कौन सी है। लड़का पीछे मुड़ता है और पता चलता है कि वो कॉन्स्टेंटाइन है। वो कहता है कि उसे लगता है कि उनकी पहले भी कहीं मुलाकात हुई है। फिर वो कॉन्स्टेंटाइन मिंगफे को सूंघने लगता है जैसे कोई पागल कुत्ता हो और तभी मिंग्स आता है और कॉन्स्टेंटाइन को लात मारकर दूर कर देता है। मिंग्स कहता है किसी और को भाई बोला, ये मेरा बंदा है। इतने में मिंगफे की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कॉन्स्टेंटाइन सच में वहाँ था और फिंगर और टैंग तो अब वहाँ पूल में नहीं है। तभी प्रिंसिपल आता है और मिंगफे से कहता है कि उसके साथ चलो। वो उसे एक ऊंचे टावर पर ले जाता है और उसे एक बंदूक और एक खास ड्रैगन किलिंग बुलेट देता है। प्रिंसिपल कहता है कि उसे चाहिए कि मिंगफे इस बुलेट से ड्रैगन को मार दे और सिर्फ वही ये काम कर सकता है क्योंकि उसकी हाई ग्रेड ब्लड लाइन है। किसी और के लिए ये करना जानलेवा हो सकता है। वो आगे कहता है कि वो एक ओपनिंग बनाएगा ताकि मिंगफे निशाना लगा सके और इस लड़ाई को खत्म कर सके। इस बीच कॉन्स्टेंटाइन को एक टावर के ऊपर से रबर बुलेट से लगातार हमला किया जा रहा है। वो नीचे देखता है और वहाँ टैंग और फिंगर को पाता है और तभी ये खुलासा होता है कि असल में कॉन्स्टेंटाइन मिंगफे को नहीं बल्कि टैंग को ढूंढ रहा था। अब कॉन्स्टेंटाइन अपने पावर्स पर कंट्रोल खोने लगता है और अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल कूदकर बीच में आता है और अपनी खास तकनीक टाइम शून्य का इस्तेमाल करता है जिससे सब कुछ स्लो हो जाता है। वो कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में एक घाव बना देता है ताकि मिंगफे उस पर निशाना लगा सके और लड़ाई खत्म कर सके। मिंगफे मिंग्स की मदद से निशाना लगाता है और शॉट मारता है जिससे कॉन्स्टेंटाइन के पावर्स को नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी को आदेश देता है कि अब असली गोलियों का इस्तेमाल किया जाए और उस लिजर्ड किंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन टैंक के सामने खड़ा हो जाता है और सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है, उसे अपने भाई कहकर पुकारते हुए। टैंक कुछ समझ नहीं पाता और जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने पिछले जन्म के विजन्स दिखने लगते हैं। वो आखिरकार ये समझ जाता है कि वो असल में आग और कांसे का ड्रैगन किंग है और नॉर्टन और कॉन्स्टेंटाइन उसके छोटे भाई थे। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के बाद टैंक वापस अंडर वाटर पैलेस में जाता है और अपनी ताकत को रिकवर करना शुरू कर देता है। साथ ही वो अपने सेवक सी
किसी ड्रैगन को भी जगा देता है। प्रिंसिपल का एक सीक्रेट मीटिंग हो रहा है नाइट वॉचर के साथ और वही एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। वो बताता है कि असली कारण ये है कि वो ड्रैगन्स को पूरी तरह से मार नहीं सकते क्योंकि वो मरने से पहले अपने डीएनए के साथ कोकून बना लेते हैं। फिर ये कोकून समय के साथ पकता है और एक नए ड्रैगन किंग के रूप में जन्म लेता है। अब अगर उन्हें किसी ड्रैगन किंग को सच में खत्म करना है तो उन्हें उस पर तब हमला करना होगा जब वो कोकून बनाने के प्रोसेस में ना हो, क्योंकि उसे बनने में समय लगता है। और यही सही मौका है नॉर्टन को मारने का, क्योंकि वो अभी अभी जगा है और उसकी पूरी ताकत भी वापस नहीं आई है। अब इस मिशन के लिए एक टीम बनाई जाती है, सीजर, नैनो, मिंगफेई और वो नया गोरा स्टूडेंट जिसे हमने पहले देखा था। पहले तो मिंगफेई इस मिशन के खिलाफ होता है, लेकिन नैनो और बाकी लोगों की एनकरेजमेंट के बाद वो मान जाता है और फिर उसकी मिनी ट्रेनिंग आर्क शुरू होती है ताकि वो इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो वो एयरशिप में चढ़ता है और सब मिलकर ड्रैगन किंग के पैलेस की ओर रवाना हो जाते हैं। अब नैनो और मिंगफेई को नीचे भेजा जाता है ताकि वो एरिया एक्सप्लोर कर सके और कंफर्म कर सके कि ड्रैगन किंग वहाँ मौजूद है या नहीं, क्योंकि उसे अभी अदब के रूप में हाइबरनेशन में होना चाहिए। दोनों वहीं से चलते हैं जहाँ से पहले इक्की और उसका पार्टनर यू गए थे। आखिरकार वो ड्रैगन किंग के चैम्बर में पहुँचते हैं और जगह की खोजबीन करते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की मदद से वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये वही जगह है जहाँ ड्रैगन किंग और उसका छोटा भाई कॉन्स्टेंटाइन रहते थे। वो कुछ आइटम्स रिसर्च के लिए ले लेते हैं और वापस सतह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी शहर वैसे ही शिफ्ट होने लगता है जैसे उसने पहले की और यूज टाइम के दौरान किया था। अब ये एक रेस बन जाती है टाइम और ट्रैप्स के खिलाफ। रास्ते में उन्हें यू की लाश मिलती है जो एक भारी किताब पकड़े हुए होती है। वो उसे भी उठा लेते हैं और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मिंगफेई का स्विमिंग गियर टूट जाता है। नैनो उसे अपना गियर दे देती है और कहती है कि वो खुद ऊपर तक पहुंच जाएगी। फिर दोनों तैरना शुरू कर देते हैं। तभी एयरशिप पर हमला हो जाता है। सी ड्रैगन एक इंजन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। सीजर कंट्रोल लेता है और सबको कहता है कि उन्हें सी ड्रैगन से बचना होगा, लेकिन वो ड्रैगन उनका पीछा करता रहता है और उन्हें एक क्लिफ की ओर ले जाता है और वहाँ नॉर्टन खड़ा होता है जो क्लिफ के ऊपर से कूदकर सी ड्रैगन पर सवार हो जाता है। फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सी ड्रैगन के साथ मर्ज हो जाता है और एक मैसिव पोकेमॉन जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। चलो उसे टैंग मोन कहते हैं। अब टैंग मोन एयरशिप का पीछा करता है ताकि उसे गिरा सके, लेकिन सीजर हार मानने वालों में से नहीं है। वो प्लान बनाता है कि झांग की साइथ एबिलिटी की मदद से टैंग मोन को 1-1 डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब उनकी एबिलिटीज आपस में टकराएंगी तो एक बड़ा विस्फोट होगा जिससे हर कोई ब्लाइंड हो जाएगा और ठीक उसी मौके पर वो एक स्पेशल मिसाइल नॉर्टन के असली शरीर पर दागेंगे और उसे खत्म कर देंगे। तो हुआ यूं कि एयरशिप से मिंगफेई और नैनो के लिए रेस्क्यू पॉड फेंक दिया जाता है। उधर बाकी लोग उस पोकेमॉन टैंग मोन से लड़ने में जुटे रहते हैं। सीजर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है ताकि वो ड्रैगन पर निशाना साध सके। टैंग मोन तो सारे बुलेट्स को चाइनीज ओपस कैरेक्टर की तरह डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन ये तो सीजर का प्लान था। वो अपनी टेक्निक रिलीज करता है और तभी झांग आसमान से किंग फ्लेम्स के साथ नॉर्टन पर अटैक कर देता है। नॉर्टन भी पलटकर उसी तरह का अटैक करता है और जैसा कि पहले से प्लान किया गया था उनकी ताकतें टकराती है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। सभी लोग ब्लाइंड हो जाते हैं सिवाय सीजर के, जिसने पहले ही पट्टी बांध रखी थी। वो गोरी लड़की को मिसाइल लॉन्च करने का कमांड देता है। मिसाइल सीधा नॉर्टन के असली शरीर को हिट करता है और वो फ्यूजन के साथ समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। अब इधर मिंगफेई और नैनो अपना रेस्क्यू पॉड ढूंढ लेते हैं। नैनो मिंगफेई को अंदर धकेलती है और दरवाजा लॉक कर देती है। मिंगफेई को समझ नहीं आता कि वो ये क्यों कर रही है। तभी डूबता हुआ टैंग मोन अपने एक स्टिंगर से नैनो के सीने को छेद देता है और उसे भी डेड डोंट गैंग का हिस्सा बना देता है। अब मिंगफेई की तो हालत खराब। उसकी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड उसकी आंखों के सामने मर जाती है। वो पागल सा हो जाता है और बिल्कुल क्रेजी मोड में चला जाता है। तभी वो अपने इनर रियल में पहुंचता है और वहाँ मिंग्स उसे मिलता है। मिंग्स उसे ऑफर देता है कि वो उसे ड्रैगन किंग को हराने और नैनो को बचाने में मदद कर सकता है। मिंगफेई उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन खुद पर बहुत गुस्सा होता है कि वो इतना वर्थलेस और बेकार है। हमेशा दूसरे उसे बचाते हैं और वो किसी की भी मदद नहीं कर पाता। पर तभी मिंग्स की मदद से मिंगफेई इतिहास का सबसे बड़ा ओपस जुत्सु यूज करता है। वो खुद पर टॉक नो जुत्सु यूज करता है और अपना डिप्रेशन क्योर कर लेता है। वो जो काम तुम में से कोई नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया। इसके बाद मिंग्स उसे बताता है कि वो डिमोनिक पैक्ट कर सकता है, जहाँ वो मिंगफेई को 4 विशेष देगा और बदले में उसकी जिंदगी और बॉडी का कंट्रोल अपने पास रखेगा अगर वो कभी अकेलापन महसूस करे। मिंगफेई उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर मिंग्स उसे ओपस एबिलिटीज देता है, जैसे कि स्पिरिट लैंग्वेजेस और स्टेट बूस्ट्स। उसे ये भी बताता है कि जो किताब यू से मिली थी वो असल में 7 हथियारों का कंटेनर है जिन्हें 7 डेडली सिंस कहते हैं। आयरॉनिकली इन्हें नॉर्टन ने खुद इंसानों को मारने के लिए बनाया था। अब सब कुछ रेडी है। मिंगफेई रेस्क्यू पॉड से बाहर आता है, नैनो को बचाता है, उसका जख्म हील करता है और उस स्पाइक को तोड़ देता है जो उसके पेट से निकल रहा था। वो उसे रेस्क्यू पॉड में डालकर ऊपर भेज देता है और अब वो खुद नॉर्टन का सामना करने के लिए तैयार है। नॉर्टन मिंगफेई को फिश फूड की तरह खाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मिंगफेई अब स्पिरिट ब्लॉक का इस्तेमाल करता है और उसकी टेक्निक्स को सील कर देता है। फिर वो 7 डेडली सिंस को रिलीज करता है और टैंग मोन से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है। दोनों ब्लोज और स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं और आखिरकार नॉर्टन मिंगफेई को एक समान मानता है। वो अब स्मार्ट प्ले करने का फैसला करता है और छिपकर हमला करने की प्लानिंग करता है, लेकिन मिंगफेई उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए साइथ का इस्तेमाल करता है और आखिरकार मिंगफेई नॉर्टन के असली शरीर
के सामने आ जाता है। मिंग फेई जब नॉर्टन के असली चेहरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो असल में उसका दोस्त टाइलर टैंग है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। वो खुद को आखिरी वार करने से रोक लेता है और नॉर्टन उसका गला पकड़ लेता है। तभी मिंग्स कहता है कि मिंग फेई हमेशा से एक सॉफ्टी रहा है और वो उसके शरीर का कंट्रोल ले लेता है। फिर वो 7 डेडली सिंस में से एक को नॉर्टन में घूम देता है, जिससे वो समुद्र की गहराइयों में डूबकर खत्म हो जाता है। सरफेस पर सीजर और बाकी लोग नैनो को बचा लेते हैं और उसे फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। उधर ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की जीरो मिंग फेई को भी पानी की सतह पर तैरता हुआ देखती है और उसे बचाकर एयरशिप पर ले आती है। लेकिन तभी नॉर्टन अपने आखिरी सांस का इस्तेमाल करके एक फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मई उसे ड्रैगन किलिंग बुलेट से शूट कर देती है, जैसा कि उसकी मिशन में रोल था। और इस तरह नॉर्टन की कहानी का अंत हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद प्रिंसिपल मिंग फेई को बुलाता है और उनसे कॉलेज वापस लौटते समय मीटिंग करता है। वो टैंक के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि ड्रैगन किंग्स अपने डीएनए के साथ एक कोकुन बनाते हैं ताकि वो नए शरीर में वापस आ सके। टैंग असल में नॉर्टन का ही रिवाइव बॉडी था और जब उसने अपने भाई को अपने सामने मरते देखा तो उसकी असली यादें वापस आने लगी और वो नॉर्टन के रूप में रिवाइव हो गया। मिंग फेई ये सब सुनता है, लेकिन फिर भी अपने इकलौते ऑनलाइन दोस्त के लिए दुखी महसूस करता है। वो सिर्फ सिर हिलाता है, ये दिखाने के लिए कि वो समझ गया। प्रिंसिपल उसे कहता है कि खुद को दोष मत दो, क्योंकि उसने लाखों शायद बिलियंस लोगों की जान बचाई है। फिर वो मिंग फेई से कहता है कि ये सारी बात सीक्रेट रखे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि नॉर्टन असल में कैसे मरा। वो ये भी कहता है कि सीजर का प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन वो नॉर्टन को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। और फिर भी नैनो और मिंग फेई दोनों वापस जिंदा लौट आए। प्रिंसिपल को यकीन है कि मिंग फेई भी उनसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मिंग फेई मिंग्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है और कहता है कि वो समझता है और थैंक यू कहता है कि उसने और सवाल नहीं पूछे। इसके बाद प्रिंसिपल उसे एक लेटर देता है जो एक अनजान एड्रेस से आया था। मिंग फेई उसे खोलता है और देखता है कि वो उसकी माँ का खत है। उसकी माँ लिखती है कि वो बहुत दुखी है कि वो उसके लिए वहाँ नहीं हो पाई, लेकिन उसे मिंग फेई पर गर्व है। और ये भी लिखती है कि वो और उसका पिता उससे मिलने आएंगे जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट कर जाएगा। ये पढ़कर मिंग फेई रोने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में मिंग फेई वापस कॉलेज पहुँचता है और फिंगर से बात करता है और शिकायत करने लगता है कि वो कॉलेज की साइट पर उसके बारे में सैसी न्यूज और आर्टिकल्स पोस्ट कर रहा है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि सीजर कुकिंग ड्रेस में खड़ा है और शुगर मांग रहा है। सीजर और सहिंग अब डॉर्म्स में मूव कर चुके हैं, साथ ही नैनो और लायन हार्ट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। फिंगर सीजर को कुछ शुगर देता है और बताता है कि वो लोग भी अब उसी डॉर्म में रह रहे हैं। थोड़ी देर बाद नैनो मिंग फेई के पास आती है और उसे चॉकलेट देती है, ये बताते हुए कि वो लोग कमरे में और चॉकलेट बना रहे हैं। फिंगर तो चॉकलेट की बात सुनते ही दौड़ पड़ता है, जैसे उसकी लाइफ में इससे बेहतर कोई खुशी ही नहीं है। इसके बाद नैनो मिंग फेई से पूछती है कि क्या वो उनके साथ डिनर पर चलेगा, लेकिन मिंग फेई कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं और वापस अंदर चला जाता है। तभी उसे एक मेल मिलता है। वो पैकेज खोलता है और उसमें एक स्मार्टफोन पाता है। वो सोचता है कि क्या ये कोई डेजा वू वाली सिचुएशन है। जब वो फोन चालू करता है तो उसे एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज खोलता है और पता चलता है कि वो मैसेज मिंग्स ने भेजा था। मिंग्स उसे याद दिलाता है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो अब कंफर्म हो चुका है और वो मिंग फेई से उसकी लाइफ का चौथा हिस्सा ले रहा है, जो उसने पावर अप्स के बदले में दिया था नॉर्टन के खिलाफ लड़ाई में और नैनो को बचाने के लिए। मिंग्स कहता है कि वो फोन को संभाल कर रखे, क्योंकि अगर कभी मिंग फेई उसे मदद के लिए मैसेज भेजेगा तो वो उड़कर उसके पास पहुंच जाएगा। मिंग फेई ये सुनकर सोचता है कि अगर वो उन विशेष का यूज नहीं करेगा तो वो अपनी बाकी की लाइफ अपने दोस्तों के साथ बिता सकता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करेगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपल के ऑफिस में एक और सस्पेंस चल रहा होता है। वहाँ एक फोटो फ्रेम रखा होता है जिसमें मिंग फेई और मिंग्स की फोटो होती है और प्रिंसिपल के चेहरे पर वो देखकर एक स्माइल होती है, जिससे पता चलता है कि वो जानता है कि असल में मिंग फेई और मिंग्स कौन है।